हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ सितंबर 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो स्थानीय मान पूछ रहा है तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए। जैसे 6256, दूसरा है 6521, तीसरा है 5621। ठीक है, देखिए 6251, 6521 और 5621। ठीक है, और इसके 5 के स्थानीय मानों का योगफल। इसके देखिए 5 के स्थानीय मान क्या होगा 50, इसका क्या होगा 500। जो अंक है उसके बगल में जितने भी अंक बचे हैं उनका आपको क्या करना है, उसमें आपको उतने ही जीरो ऐड कर देने हैं। ठीक है, फिर क्या है 5000, इसमें देखिए 5 तो ये 5 और 3 और थे तो 3 जीरो होगा। ठीक है, तो एक 50, 500 और 5000 ये क्या आ गए, स्थानीय मान आ गए, लेकिन इसका योगफल पूछ रहा है तो इनका योगफल करा दीजिए। पहला 5000, फिर 500 और फिर 50 प्लस कर दीजिए 0 5 5 5। क्या है आपके पास 5550 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 5550। देखिए 31 के ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है 5550। ठीक है, इसलिए आपको 31 का ऑप्शन नंबर 2 5550 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछा है इसने। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी एक संख्या, हमने सम संख्या मानी 6 और विषम संख्या मान ली कोई भी, मान लीजिए 7 मान लीजिए। ठीक है, देखिए दोनों का अंतर करो तो क्या आएगा, ऐसे तो -1 आएगा, लेकिन आप एक से मतलब रखो, एक आया तो इसने क्या बोला, एक सम संख्या हो सकता है। तो नहीं, कभी नहीं हो सकता। जैसे दूसरी मान लीजिए, आप मान लीजिए आपने सम संख्या मान ली 14 और वो मान ली 13, तो ये भी एक आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक सम संख्या अगर आप कैसे भी मानेंगे तो उनका अंतर ना एक सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या और विषम संख्या का अंतर हमेशा विषम संख्या होगा, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते क्या है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल। चलिए मान लीजिए आपने विषम संख्या मान ली, एक 13 मान ली और फिर एक 21 मान ली विषम संख्या। ठीक है, और फिर एक सम संख्या आप मान लो 10 मान ली हमने। ठीक है, ये मानी जाती है। 3 1 4, ये 4 हो गई, 2 और 2 4 हो गए। देखिए क्या आ रही सम संख्या आ रही है, दो विषम संख्याओं का एक सम संख्या का योगफल क्या होगा, सम संख्या होगा। हाँ, तो ये भी सही होगा आपका। अगले आगे और देख लेते हैं क्या दिए, तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तीन विषम संख्याओं का, मानिए आप 13 मानिए, फिर आपने 53 मान ली हमने, और 81 मान ली। ठीक है, कोई भी मान लो आप, जो आपको मानो। तीन विषम संख्याओं का योगफल है 3 3 6 7, सीधे यहीं देख लीजिए, 5 1 6 8 6 14, 147। तो 147 क्या सम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या बोल रहा है सम संख्या है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा क्या दिया हुआ है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, अब हमें गुणा कराना है तो हम छोटी संख्या मान लेंगे, 9 7 और 3 मान ली हमने। ठीक है, 9 7 63 और 3, 3 त्रिका 9, 6 त्रिका या 3 18, 189। क्या ये सम है, नहीं ये तो विषम है। ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, यही बच रहा है आपका, जो आपका हमने आपको पहले बताया। ठीक है, तो इसलिए आपका 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। और हम आपको बताते हैं, दो विषम संख्याओं का जो योगफल होता है ना, दो विषम संख्याओं का योगफल, कोई भी दो विषम संख्याएं हों उनका योगफल सदैव एक सम संख्या होता है। और इसमें तो ये तो सम हो गया इन दोनों का, और एक सम और दिए तो सम प्लस सम तो सम ही होगा। ठीक है, इसलिए 32 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक 33 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है। एक लीटर जूस का डिब्बा, 1 लीटर का जूस का डिब्बा है, घनाकार आकृति का है। जैसे रियल का जूस आता है, आप देखो रियल का जूस ऐसे बना होता है ना, जो ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका घनाकारी डिब्बा होता है। अगर आप पीछे से ऐसे बनाओ, पूरा बनाया नहीं हमने। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए घनाकार डिब्बा बनेगा कि नहीं बनेगा, एक घनाकार डिब्बा होगा और उसका आधार वर्गाकार है। ठीक है, रियल के जूस का भी आधार क्या है, वर्गाकार होता है। ठीक है, आप वही सोच लीजिए 1 मिनट माइंड में। जिसकी माप है 8/8 का है, जो नीचे से अगर आप देखो ऐसे, जो ये बना है तो ये 8/8 का है। ठीक है, ये बताया था पहली बात। फिर दूसरा क्या है, डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर किसके अधिक समीप होगी। तो देखिए ये तो देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये भी सेंटीमीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया था, देखो 1 लीटर आयतन दिया उसका। ठीक है, आयतन कितना दिया है, 1000 लीटर, 1000 नहीं सॉरी 1 लीटर दिया है तो 1000 ml होगा आपका।
ठीक है, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा 1 लीटर में। ठीक है, अब आप ऐसे ही एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको एक याद करने वाली चीज़ है, 1 लीटर जो है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 घन सेंटीमीटर के। ठीक है, ये आपको हल्का सा याद रखना है, आपके आगे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आयतन वाले, इसमें सारों में काम देगा आपको। तो इसलिए आप एक मिनट ये याद कर लीजिए, 1 लीटर जो है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया? देखिए आपको पास आयतन दिया था, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आयतन देखिए दिया है 1 लीटर दिया है, तो हमने 1 लीटर को देखिए, ये सब सारे सेंटीमीटर में थे हमारे पास, ये सारे क्या है सेंटीमीटर में, और ऊंचाई भी गहराई को जो पूछ रहा है वो भी सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लीटर ना रख के यहाँ पे 1000 घन सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन मेरे पास किस में है? सेंटीमीटर में है। इसलिए हमें आयतन लीटर में ना लेके घन सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, लंबाई 8 थी, चौड़ाई भी 8 थी, और ऊंचाई हमें निकालनी है, ये पता नहीं है, ऊंचाई या गहराई एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो आयतन आपका देखिए हमने घन सेंटीमीटर में रख लिया, घन सेंटीमीटर में होता है ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये 1000 इधर था, ये देखिए 8 और 8 गुणे में थे, तो इधर चले जाएंगे, किसमें? भाग में चले जाएंगे, बराबर ऊंचाई के। ठीक है, आप काटना स्टार्ट कीजिए, ये 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, ये 500 हो गया। ठीक है, फिर आपका 4 मतलब 2 से काट लीजिए, ये भी 4 हो गया। ये कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 0 आ गया। ठीक है, क्या 4 से जाएगा? 4 से नहीं जाएगा, पर 2 से चला जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब नहीं जाएगा ये किसी से। तो देखिए अब किसके बराबर होगा? 125, ऊपर तो सिर्फ 125 ही बचा, नीचे क्या बचा? 4 दूना 8 बचा हुआ। ठीक है, अब इसका आपको क्या कराना पड़ेगा? भाग ही कराना पड़ेगा 800 का 125 में। 8 एकम 8, कितना बचा? 4 और 5, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, तो 8 पंच 40 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? अब 5। अब आप दशमलव लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 8 छंग 48, तो देखिए 15.6 ही तो जाएगा, 15.6 आपका यही आंसर होगा। देखिए आंसर क्या दिया है उसने, क्या दिया था? किसके अधिक समीप होगा। तो 15.6 अगर आपके पास है, अगर आप नियर अबाउट में लिखते हैं, तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 5 या 5 से अधिक है तो उसका नियर अबाउट उसके अगला वाला होता है 16। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इसका क्या होगा? 16। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, और इसमें आयतन आपको लीटर में दिया था और चौड़ाई और लंबाई आपको सेंटीमीटर में दी थी। इसलिए आपने 1 लीटर को पहले घन सेंटीमीटर में बदला, फिर आयतन की जगह आप घन सेंटीमीटर में वैल्यू रखेंगे, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और सीधे फिर आप ये मैथ की कैलकुलेशन करके आप सीधे ऊंचाई निकाल देंगे इसकी। ठीक है, ऊंचाई आपकी 15.6 सेंटीमीटर आई है, लेकिन उसने नियर अबाउट पूछा है किसके अधिक समीप है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 16 आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? नहीं पूछा है उसने, ठीक है, गलत वाला पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? ठीक है, आपको उल्टा, तो आप देखते क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। देखिए वर्गीकृत आंकड़े का मतलब समझ लीजिए कोई भी आपको डिटेल दे दी गई है, उनका वर्गीकरण करिए पहले कैसे टाइप सी है, फिर उनका विश्लेषण करिए और तब निष्कर्ष निकालिए। ये क्या है आपका प्राइमरी नहीं अपर प्राइमरी का एक पार्ट लग रहा है। ठीक है, तो आप इसे 1 मिनट लिए गलत न मानिए, पर 1 मिनट लिए इसको डाउट में रखिए। ठीक है, कि ये गलत है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्या दिया है, दैनिक जीवन में तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच में संयोजन का विकास। नहीं, ये तो सही है। दैनिक एनसीएफ 2005 का कहना क्या था, दैनिक जीवन की सारी जो भी क्रियाएं उसे पाठ्यचर्या से जोड़ना। ठीक है, तो यही ऑप्शन तो यही कह रहा है, गणितीय जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना, तो ये तो सही है आपका। ठीक है, अगला चलते हैं क्या, तीसरा, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। भाषा और प्रतीक चिन्ह आपके यही तो होंगे। ठीक है, तो आप भाषा, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए और उसके प्रतीक चिन्ह कैसे हो गया, तो इसके आपका ये क्या होगा, ये भी आंसर आपका सही होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही है आपका। ठीक है, चौथा क्या बोला गया है, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ये तो आपका हाँ होगा,
जैसे क्या है कक्षा 4 या 5 में प्राइमरी में आपके भिन्न आ जाती हैं, ठीक है, तो भिन्न तो आपकी होंगी। तो अभी देखिए क्या है सबसे बड़ी चीज़, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ यही है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ठीक है। ये क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। तो आपका ये तीनों तो सही थे, ये क्या है गलत है, और उसने पूछा नहीं है मतलब गलत वाला ही पूछा है, इसलिए क्या होगा आपका 34 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ठीक है। तो 34 का आपका आंसर क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, ठीक है। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय का मतलब गणित में क्या है मेन चीज, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ठीक हो सकता है, पर आगे देखते हैं। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर लग रहा है अभी, ठीक है। पर आगे और देखते हैं क्या है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ठीक है। और आगे देखिए आपका ये आपका सही आंसर लग रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा क्या है, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। देखिए ये तो ज्यामिति के प्रमेय जो है ना, वो बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रमेय तो नहीं बताई जाएंगे, कक्षा 6 या 7 से स्टार्ट होती है प्रमेय, ठीक है। तो आपके ऊपर के 3 ऑप्शन तो सही थे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या सही है, तीसरा ऑप्शन, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, क्योंकि वो पूछ रहा गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय, तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होगा, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ठीक है। गणित के सब्जेक्ट की बात करोगे आप, गणित की शिक्षा बोल रहा है, इसलिए हुआ ये बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। लेकिन आपका देखिए अगर नॉर्मल कोई भी सब्जेक्ट गणित का नाम ना देता तो आपका आंसर क्या होता, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। और विद्यार्थियों में गणित समझने की सहायता करना, ये तो बड़ी गणित है ये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। 35 का आंसर नंबर 3 सही होगा आपका, ठीक है। अगला देखिए दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। पहले देखिए टेनग्राम है, ठीक है, टेनग्राम। दूसरा क्या है, बिंदुओं का खेल, जैसे नहीं ये सब ऐसे बना बना के, अगर छोटा भी लिखना तो बच्चे को देखिए ऐसे ऐसे बताया जाता है, ये बिंदुओं का खेल है ना, फिर बच्चा क्या करेगा, इसी के ऊपर अपना पेंसिल घुमाएगा ऐसे और आ बनाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये सब उसी के भाई हैं। प्रतिरूप, इसी का प्रतिरूप उल्टा बनाना, जैसे बड़ा था इसी छोटे आ को देख के बड़ा भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, विद्यार्थियों के समझने की सहायता करते हैं। तो उसमें देखिए अब ऑप्शन क्या है, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि, स्थानिक समझ में, ठीक है, स्थान की किससे से छोटा का स्थान क्या बड़ा का, ये स्थानीय तो है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन अभी आपका सही लग रहा है, पर आगे देखते हैं क्या है, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, संख्याओं की तुलना, अभी तो आपको सिखा रहे हो ना बच्चे को कि कैसे कौन सा अंक कहाँ क्या होगा, तो आप तुलना कहाँ से सिखा दोगे इसे, ठीक है। तो ये आपका भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, परिकलन कौशलों के संवर्धन में, परिकलन कौशल नहीं है। पहले आप देखिए बिंदुओं के खेल से आप उसे सिर्फ अच्छा लिखना सिखा रहे हैं, तो अभी तो उसको आता ही नहीं ना परिकलन वगैरह क्या होगा। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, मूलभूत संक्रियाओं, ये भी आपका थोड़ा सा ठीक हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं सही है, गलत है आपका, ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सही है, ठीक है। क्यों बताते हैं, प्राथमिक स्तर पर देखिए टेनग्राम और बिंदुओं का खेल है, बिंदुओं के खेल से आप बच्चे को, जैसे आपका 7 है, ठीक है, अगर आपने कभी बोला 7 तो क्या है, आपने पहले ऐसे बताया देखिए बच्चों ये है 7, तो बच्चा जब इसके ऊपर ऐसे लाइन फिराएगा, अपनी पेंसिल फिराएगा, तो उसे 7 लिखना तो आ जाएगा। फिर आप कभी जब उसके सामने बोलेंगे कि 7, तो वो क्या है, इसे आराम से आपको बना के दिखा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्थान ही तो है उसका, 7 बोलेंगे तो 7 का स्थान, 8 बोलेंगे तो 8 का स्थान, ठीक है। तो ये क्या है, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करेगी आपकी डॉटेड बिंदु का खेल जो है, ठीक है। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में ये ऐसे आपको प्रयोग नहीं देगी, ये सिर्फ आपको क्या है, उसका जो स्थान है, स्थान समझने की योग्यता बताता है, ठीक है, डॉटेड वाला। इसलिए आपका 36 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि करना ही सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, आकृतियों की इकाई से, आकृतियों की इकाई है ये, ठीक है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है, ठीक है। मतलब आकृतियों की इकाई थी, आकृतियों की इकाई जैसे आपने क्या मानी है, इकाई, जैसे आप छोटी सी चीज़, आपने देखो 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, इकाई, इकाई का मतलब होता है सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, मीटर, जो भी इकाई दी है, तो आकृतियों की इकाई से, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। आकृतियों की इकाई जैसे क्या, आपने छोटा वर्ग बनाया, बड़ा वर्ग बनाया, ये तो ये भी तो आपकी इकाई होंगी, इसके माध्यम से आपको ये सब बनाना है,
ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इकाई के आपके 2-3 मतलब हो सकते हैं। तो इसमें देख क्या बोला, विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की समझ से किसी भी चित्र रचना करने के लिए कहा गया है। ठीक है, पहले आपको जैसे मान लीजिए कोई ये बनाया, उससे क्या है, वर्ग से बताया, उसके ऊपर त्रिभुज रखो, फिर उस पर एक सर्किल लगाओ, फिर ये ऐसे बनाओ, फिर उस पर खिड़की लगाओ। तो मतलब क्या है, ये देखिए सारी आकृति तो बना रहे हैं आप। पहले आपने समांतर चतुर्भुज, फिर ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है। ठीक है, तो उसने क्या कहा अध्यापक ने, इकाइयों से अध्यापक ने विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहा है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। देखिए पहला ज्ञान, ज्ञान तो आएगा ही आपको। ठीक है, जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो। लेकिन ऑप्शन और देखिए क्या है, समझ और बोध। समझ और बोध, बात सुनिए कि आपने बनाया है ये, मतलब उस बच्चे ने ही बनाया है ना। हमने तो बोला था अध्यापक अगर आप हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, उसको बनाया किसने है, बच्चे ने बनाया है, तो उसको समझ तो है और बोध भी है। तो ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, रचना और सृजन। ये आपका आंसर मतलब सही होगा। क्यों, पहले तो उसे रचना की उसने, रचना जब की फिर उसे सृजन करेगा कि यार हाँ, जब हम टीचर उसे कहेगा नहीं बहुत सही आपने अच्छा बनाया है, तो उसको लगेगा नहीं हाँ हमने सच में अच्छा बनाया है। ठीक है, तो उसे क्या लगेगा कि हाँ हम बना लेते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट है अभी। अगला क्या है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नहीं, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, इसलिए क्या होगा आप ऐसे समझिए, और क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन नंबर 3 रचना और सृजन का विकास होगा। अगर वो अध्यापक इकाई से विद्यार्थियों को आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र बनाने की रचना के लिए कहता है, तो उसे क्या होगा, रचना और सृजन का उद्देश्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है, मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने की उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अधिक उपचारात्मक तकनीकी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले उपचारात्मक तकनीकी क्या होगी। आपने पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपने क्या, अर्जुन सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। तो देखिए अगर आपने उससे पूछा बेटा 3 + 7 कितना होगा, 3 सेब थे, 7 सेब थे, कितने हो गए, तो वो तो बता लेता है कि 10 सेब थे। लेकिन उसने क्या कहा, अगर संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने के लिए अगर कहा गया तो गलतियां करता है। वो 7-10 ना लिख के फिर कुछ लिखता कुछ और है, तो उसकी त्रुटि क्या है। तो देखिए वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, तो ये तो मेरे हिसाब से कि क्या दिया है उसको तो है पता है ना, अनुभव तो उसने जोड़े हैं वास्तविक जीवन से, तभी तो 10 बता पा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन अगर उसको 10 लिखना नहीं भी आ रहा होता, वो अगर मौखिक उत्तर नहीं दे पा रहा होता, तब आपका आंसर ये सही होता है। ऐसे आंसर आपका गलत है, क्योंकि उसको क्या है, अनुभव उसने अपने वास्तविक जीवन से उसे संकल्पनाओं के साथ संबंध स्थापित कर रखा है, इसलिए वो मौखिक उत्तर दे देता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या है, उसको एक कार्य पत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों, उसे खाली स्थान भरने हों। ये आपकी बात सही हो सकती है। ठीक है, क्यों हो सकती है, क्योंकि उसे आता तो है कि आंसर आपका 7 और 3 10 होता है। तो आपने कुछ कुछ दिया है, जैसे 3 दिया, 7 प्लस का साइन लगाया, फिर 7 लिख दिया, फिर अब बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें से वो क्या करेगा, आपको मतलब आप जैसे कोई चीज़ देंगे तो वो उसमें जब भरेगा आंशिक रूप से, तो उसे क्या होगा, उसमें उससे मदद मिलेगी, तो वो काम कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो क्या होगा, उसे एक कार्यपत्रक देना है जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब जैसे आपका दिया हुआ है इस पर, जैसे अब आपका क्या, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए तो क्या था, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही बताया गया था, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से तो हल हों और उसे खाली स्थान भरने हों, तो खाली स्थान भर के अपनी हिचक पूरी करेगा और क्या है, उसका सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो सकता है। पर देखते हैं अगला क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोला गया है, संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। एक से अधिक तरीके, फिर तो वो और कंफ्यूज हो जाएगा, अभी इसको एक तो आ नहीं रहा लिखना, दूसरा बताएंगे तो और कंफ्यूज नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये चौथा क्या है, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। 10 उसका वर्कलोड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पहले उसे लिखना तो आए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा कि अगर वो मौखिक रूप से उत्तर दे सकता है परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है,
तो क्या होगा, उसे एक कार्यपत्रक देना चाहिए जिससे समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, जिससे क्या होगा, उसकी हिचक दूरी हो जाएगा और वो आपका आंसर सही देगा, लिखने से भी और मौखिक रूप से भी। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, -1 + 2 -3 + 4 डैश 1000 तक का मान क्या होगा। सबको एक बार ऐड एक बार माइनस किया गया है। देखिए हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। देखिए दो संख्याएं लेंगे आप, तो अगर इन्हें सॉल्व करेंगे, देखो -1 + 2 तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगली दो को सॉल्व करेंगे, 4 - 3 तो क्या आएगा, 1 आएगा। 5 से 6 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 7 और 8 लेते तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब दो संख्याएं, इसको आपको माइंड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप माइंड से सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप एक मिनट दिमाग लगा लीजिए, बस आपका आंसर अपने मन से आ जाएगा। देखिए दो संख्याओं को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, दो संख्याओं को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ऐसे सारी संख्याओं में ऐसे दो संख्याओं को लेंगे तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दो संख्याओं से जब हमने दो संख्याओं को लिया तो उत्तर हमें क्या मिलता है, 1। दो संख्याओं को लिया तो उत्तर क्या मिलता है, दो संख्याओं को लिया तो उत्तर क्या मिलता है। देखिए हमें 3, 2 के 3 पे लिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 संख्याएं अगर हमने ली हैं तो आंसर क्या आता है आपका, 1 1 1। और ये सबको तो ऐड करना पड़ेगा ना हमें, 1 + 1 + 1। तो हमने अगर 6 संख्याएं ली तो आंसर मेरे क्या आते हैं, 3, 1 1 3 बार। ठीक है, ऐसे ही आप सोचिए जब हमने 1000 बार किया होगा, दो संख्याओं में 1 आ रहा है, तो 3 में मतलब अगर हमने 4 संख्याएं ली होती, 4 संख्याएं मतलब 4 पेयर लिए होते तो 8 संख्या हो गई। तो कहने का मतलब अगर हमने 8 संख्याएं ली होती तो 4 आता आंसर। अगर हमने 2 संख्याएं ली थी तो 1 आ रहा था, 4 संख्याएं ली थी तो 2 आ रहा था। तो ऐसे अगर हमने 100 संख्याएं ली होती तो 50 आएगा, और उसी टाइप से 1000 संख्या लोगे तो क्या आएगा, 500 आएगा। अब तो आपका 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 500। एक बार आप फिर से समझ लीजिए अगर समझ नहीं आया तो। देखिए क्या होगा, आपने पहले देखिए दो को सॉल्व करके देखा तो दोनों को सॉल्व किया तो 1 आया, फिर दोनों को सॉल्व किया तो 1 आया, फिर दोनों को सॉल्व किया तो 1 आया। इसी टाइप से आप जब दो के पेयर करके सॉल्व करते चले जाएंगे तो उनसे आंसर 1 ही आएगा। जैसे आप मान लीजिए एक माइनस में, देखिए क्या है, पहला माइनस चल रहा था, आपने एक मान लो माइनस संख्या ले ली, -501, दूसरी 502 होगी कि नहीं होगी, 501 + 502 तो क्या आपका आएगा, प्लस का 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दो संख्याओं को आप जब साथ में लेंगे तो आंसर मिलेगा 1। तो 10 संख्याओं को लोगे तो आंसर मिलेगा 5, 100 संख्याओं को लोगे तो आंसर मिलेगा 50, और 1000 संख्याओं को लोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। क्योंकि दो को सॉल्व करने पे 1 उत्तर आ रहा है, तो 1000 को सॉल्व करने में उससे आधे उत्तर तो आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप 1000 तक का ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आपका चौथा नंबर 500 आएगा इसका। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। दो संख्याओं से 1 उत्तर आ रहा है, 4 संख्याओं से 2 आ रहा है, तो मतलब जितनी संख्याओं से आधा उत्तर आ रहा है, 2 संख्याओं तो 1, 4 संख्याएं तो 2, तो 1000, 1000/2 मतलब 500। ठीक है, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपसे, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया है, एक आयत का परिमाप इसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। पहले तो आप बना लीजिए, देखिए हमने आपको ये एक वर्ग बनाया और ये आपका आयत बना लिया। ठीक है, अब दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, चलिए मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, अभी देखिए क्या है, एक ये आपका वर्ग है और ये आपका आयत हो गया ना, एक वर्ग एक आयत। और देखिए वर्ग का परिमाप दिया 44, तो 44 पूरा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 44। तो भुजा कितनी होगी, परिमाप 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है ना परिमाप। तो अगर भुजा निकालनी तो भाग करना पड़ेगा 4 का, तो क्या आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर की किसकी है, वर्ग की भुजा है आपकी। वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर की है। पर क्वेश्चन में क्या कहा था, एक आयत का परिमाप इसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब आयत का भी परिमाप कितने का होगा, आयत का परिमाप भी आपका 44 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। क्या बोला है, आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए वर्ग की आपने भुजा निकाली कितनी, 11, तो आयत की भुजा कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी ना। समझ आया आपको, अगर देखिए आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है बोला है, तो वर्ग की भुजा कितनी है, 11, 5 सेंटीमीटर अधिक मतलब 16, तो आयत की लंबाई कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और आगे क्या बोला, वर्ग। अब आगे का क्वेश्चन पहले बाद में पढ़ो, पहले इसकी चौड़ाई निकालो आप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 2l + b बराबर 44 दिया, परिमाप 44 है, ये फॉर्मूला था। लंबाई तो देखो आपको दी है क्या, 16, बी आपको मतलब चौड़ाई नहीं दी है तो बी को बी ही रखो। 2 देखो गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 16 + b बराबर 44/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 16 + b बराबर 22,
बी देखिए 16 प्लस में था तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया देखो 22 और ये आ गया 6 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, आपने चौड़ाई निकाल ली ना, ये 6 सेंटीमीटर, तो आपकी देखो चौड़ाई भी हमने लिख दी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप दिया था 12 प्लस बी निकाल के आपने इसकी चौड़ाई भी निकाल दी, कितनी आ गई 6। अब देखिए क्या 5 सेंटीमीटर अधिक था, वो सब कुछ बना के हमने आयत की भी डायमेंशन निकाल ली है और वर्ग की भी डायमेंशन निकाल ली है। अगला क्या है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल बोल रहा है, मतलब वर्ग का भी क्षेत्रफल चाहिए और आयत का भी क्षेत्रफल चाहिए और दोनों का योगफल। ठीक है, करा लेते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप ये था, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा इसकी कितनी थी 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 1 to 1 आप करा के देख लीजिए, 11 गुणा 11 121 आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 121। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी है 16 और ये 16 छिका कितना होता है 96 होता है शायद। ठीक है, आप पढ़ा पढ़िए खुद ही आपको पता चल जाएगा। 16 छिका कितना होता है 96, नहीं आता तो देखिए 6 36 से यहाँ से लगा 3, 6 कम 6 3 9, ये 96 हो गया, ये 21 हो गया, ये इसका ये आयत का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। और जब उसने क्या पूछा था योगफल ही तो पूछा है, तो अब आप योगफल निकाल दीजिए बड़े आराम से। योगफल 121 और 96 प्लस 6 1 7 9 तो 11 की 1 हाथ से लगा 1 1 1 2 1 और सॉरी 2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया है ये 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें इसने सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कोई लेना देना तो बोला नहीं, तो सीधे आपका आंसर क्या हुआ देखिए चौथे नंबर पर लिखा हुआ 217। ठीक है, इसलिए आपके 40 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 217 सही होगा। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से बता देते, देखिए परिमाप दिया था, आपने परिमाप रखा, परिमाप से वर्ग की भुजा निकाली, फिर उसने कहा था आयत का भी परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमने 5 सेंटीमीटर अधिक की 16 हो गया। परिमाप भी पता था, हमने l प्लस बी फॉर्मूला लगा के बी मतलब चौड़ाई निकाल ली, फिर आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका आंसर चौथा 217 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक है, मतलब क्या हमें कराना चाहिए गणित में। देखिए पहले कहा है संख्यात्मक कौशलों का विकास, पहला आपका आंसर सही लग रहा है। ठीक है, पर देखते हैं आगे। बीजगणित पढ़ाना नहीं, हमें तो सब कुछ पढ़ाना है, बीजगणित नहीं। परिकलन व माप पढ़ाना नहीं, एक टॉपिक नहीं। तो चौथा क्या है, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं, तो हमें सिर्फ बीजगणित तो पढ़ानी है, मैथ में तो सब कुछ आता है ना, तो हमें किसी एक टॉपिक के बारे में थोड़ी ना बात करनी है, पूरे टॉपिक के बारे में बात करनी है। तो अब आपका बचा ऑप्शन नंबर 1 ही, तो आपका यही सही होगा। तो एनसीएफ 2005 में विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, संख्यात्मक कौशल का विकास। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार संख्यात्मक कौशल का विकास करना है आपको। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 3 दर्जन चॉकलेट मतलब 12 गुणा 3, 1 दर्जन है 12, 12 कितना होता है 36। तो टोटल उसके पास कितनी है 36 चॉकलेट है उसके पास, कितनी 36 चॉकलेट है उसके पास। अब उसने आगे क्या कहा है, देखिए उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दिया है। पड़ोसी कितना दिया है 1/3, तो 36 का 1/3 3 से भाग दे तो 3 एकम 3 दूनी 6, मतलब 12 चॉकलेट क्या है उसने पड़ोसी को दे दी अपने। ठीक है, अगला क्या बोला देखो, 1/6 भाग रेहाना को देखिए कितना दिया है 1/6 भाग रेहाना को दिया 1/6, तो 36 का 1/6 करो तो 6 रंग 36 होता है, 6 रंग 36 6 बार जाएगा, तो मतलब 6 चॉकलेट किसको दिए हैं रेहाना को 6 दे दिए। और फिर अपनी बहन को कितनी दिए, देखो 1/4 भाग अपनी बहन को दिया 1/4, तो 36 का 1/4 निकाल लो, ये बहन को दी है ना, 4 निम 36, मतलब 9 चॉकलेट बहन को दे दिए। देखिए 9 चॉकलेट बहन को, 6 चॉकलेट रेहाना को और 12 पड़ोसी को दे दिए। अब उसने क्या क्या है, अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची, तो पहले तो इन्हें ऐड करो, 12 6 19, तो देखिए क्या होगा 12 6 18 और 10 मान लो इसे 1 मिनट ली तो कितना होगा 28, और 1 कम कर दो तो कितनी चॉकलेट हो गई उसकी 27। ठीक है, तो उसने अभी तक बांटी कितनी है, बांट के उसने टोटल खत्म की है 27 चॉकलेट उसके पास जा चुकी हैं, और उसके पास थी कितनी टोटल 36 चॉकलेट थी। ठीक है, उसके पास कितनी बची होंगी, तो 36 में 27 आप 27 घटा दोगे तो 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पे 0, तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं, आंसर नंबर 4 में दिया है 9 बची है।
ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, 3 दर्जन चॉकलेट थी, आपने टोटल चॉकलेट निकाली, पड़ोसी का पार्ट, रियाना का पार्ट, बहन का पार्ट, तीनों को ऐड किया और फिर जो टोटल था उससे माइनस कर दिया, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियात्मक करने में सक्षम है। संख्या संबंधी संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, यही होती हैं संक्रियाएं, 4 संक्रियाएं मूलभूत। ठीक है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। ठीक है, देखिए ये संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, आरंभिक अवस्था नहीं होगी, परिगणात्मक, परिणाम तो आएगा तब होगी परिणात्मक, और विभाजनात्मक अभी कुछ पता नहीं, सिर्फ विभाजनात्मक इसमें ही तो होगी अगर करेंगे आप तो डिवाइडेशन में। ठीक है, तो आपका क्या होगा, संख्या संबंधी संक्रियाओं को अगर हल करने में सक्षम है तो वो कौन सी अवस्था होगी, संक्रियात्मक अवस्था आपका। तो ठीक है, 43 का आपका ऑप्शन नंबर 1 संक्रियात्मक अवस्था, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बताती है। ठीक है, बता रही है कि गुणा का मतलब है, जैसे 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं आप, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, तो देखिए सब में 7 ऐड ही तो हो रहा होता है। ठीक है, इसी टाइप से। ठीक है, तो क्या गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। इसके बाद समान संख्याओं की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है सबके। ठीक है, पहले समूह कर लिया, जैसे 7 + 7 14, तो जैसे 7 + 7 फिर बताएगी गुणा करके, जैसे को 14 आ रहा है। ठीक है, फिर तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है, ये गुणा का साइन है, उसके बाद क्या है, गुणे से परिचित कराती है, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं और माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। समझने के लिए उसे क्या है, क्रियाकलाप कराएगी जिससे बच्चे को जल्दी समझ में आए, यह अध्यापिका क्या कर रही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या कर रही है। ऑप्शन पहला है, कक्षा को आनंदमयी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण कर रही है। हाँ, जोक चल रहे हैं ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ठीक है, तरह तरह के प्रस्तुतिकरण नहीं कर रही है। दूसरा देखिए क्या है, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर एक रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 अभी आपका सबसे सही है, क्योंकि तीलियों के बारे में पहले उसे बच्चों को बताएंगे तो उससे आपको क्या है, बच्चों को सबसे अधिक समझ में आएगा और उसे समझ में भी आएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, उसके पश्चात आप उसे गुणा की जो भी गुणा की प्रक्रिया है उसे समझा देंगे तो उसे समझ में आ जाएगी। तो ये कौन सा नियम है, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर एक पाठ का विकास कर रहा है। ठीक है, तो अभी आगे भी देखते हैं। विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गणित में क्रम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, नहीं ये गलत नहीं। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। एक अध्यापिका पहले जोड़ के रूप में गुणे बताती है, उसके बाद गुणे का साइन बताती है और फिर आड़ी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। तो यह अध्यापिका मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करा रही है। ठीक है, इसलिए 44 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, तो गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, आपका प्राथमिक का है, तो आपके पास प्राथमिक में बच्चे को एक ही टेक्निक सिखाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये क्या है, आपका अपर प्राइमरी या और उससे बड़े लोगों के लिए कि अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और बंद अंत वाले मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मैटर होने चाहिए कि हम देखिए इसे एक ट्रिक से कर सकते हैं, दूसरी से, तीसरी से। बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में ऐसा आप नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। यही आपका आंसर सही होगा। क्यों सही होगा, एनसीएफ 2005 सबसे नई एनसीएफ है, उसमें यही कहा है कि वास्तविक जीवन से जोड़ना है हर एक चीज़ को। तो गणित का विषय है तो क्या होगा, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यही सही होगा। पर हम देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नहीं।
चौथा, बिना समय समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही है आपका। ठीक है कि अगर आपको अच्छा अध्यापक बनना है तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। उसने कहा है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका ऑप्शन देखिए क्या है। पहला है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, अवसर तो प्रदान करते ही हैं, पर देखिए आगे क्या है और ऑप्शन देखते हैं। तीसरा क्या है, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विशेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायता करते हैं। ये दूसरे से ज़्यादा सही है। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या है, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका दूसरा और तीसरा बचा है। तो देखिए दूसरे का मतलब है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। और तीसरा क्या है, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विशेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो इन दोनों में ऑप्शन 2 और 3 में दूसरा तो गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। गलत दूसरा भी नहीं है, पर दूसरे और तीसरे में सबसे ज़्यादा बेस्ट तीसरा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विशेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होता है। ठीक है, मनोरंजन से पढ़ाना। ठीक है, इसलिए 46 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। वैदिक गणित की बात हो रही, पुरानी गणित। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। ठीक है, समस्या समाधान कौशल, सिर्फ समस्या समाधान कौशल है, पर ठीक है आगे देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला तो सही हो सकता है पर दूसरा नहीं। तीसरा क्या है, गणित में गणना के कौशल तथा गति। गणना के कौशल, देखिए समाधान कौशल इसमें भी है, लेकिन गति भी इसमें, अच्छी सारी स्पीड भी होनी चाहिए। तो पहले से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ज़्यादा सही होगा, इसलिए पहला तो आप काट दीजिए, तीसरे को बचा कर रखिए अभी। चौथा क्या है, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। नहीं, जो वैदिक गणित है वो आपको गणित की गणना में कौशल और गति प्रदान कर रही है। ठीक है, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि गणित में गणना के कौशल तथा गति गणित में गणना के कौशल तथा गति इसका विकास और संवर्धन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर्निहित है। ठीक है, प्राथमिक अवस्था में गणित है, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, सामान्य त्रुटियों को पहचानना। आगे देखते हैं, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विशेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों के ग्रेड, श्रेणी और रैंक की स्थिति। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर चौथा क्या है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। रचनात्मक मूल्यांकन है, देखिए ध्यान से। तो आपका क्या है, चौथा भी आपको लग रहा होगा। देखिए पहला क्या था, सामान्य त्रुटियों को पहचानना। रचनात्मक मूल्यांकन है, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, आप हटा दीजिए मूल्यांकन। ठीक है, क्रियाकलाप के ज्ञान और विशेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, लेकिन मूल्यांकन कर रहे हैं ना आप, तो परीक्षा ले रहे हैं आप। और चौथा क्या है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो आप मूल्यांकन करने से पहले आप शिक्षार्थी से पहले आप अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा सही होगा। क्या, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है, एक शिक्षक गणित के समप्रत्ययों को सिखाता है। गणित के समप्रत्यय को सिखा रहा है, सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है।
ठीक है, खोज परक उपागम का उपयोग भी कर रही है। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की भी व्यवहारिक क्षमता का उपयोग कर रही है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। यह युक्ति किस प्रकार की है? तो देखिए यह युक्ति क्या है, पहला क्या है, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, व्यवहारिक क्षमता, ठीक है, पर व्यवहारिक क्षमता होगा नहीं, आगे देखिए क्या है, एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक विकसित करने के लिए, ये आपका सबसे अभी बेस्ट लग रहा है। तीसरा देखते हैं क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो तीसरा तो आपका सीधे गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति, नहीं है भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, उसने गणित की संप्रतियों को सिखाने के लिए खोज परख, पहले तो उसने बताया टीचर ने कि देखिए ऐसी चीज़ होती है, तो बच्चा पहले माइंड में सोच रहा है कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, फिर उसे व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग कि उसने ऐसी चीज़ कब यूज़ की, क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है ना वो भी गलत हो जाएगा, तो आपका बचेगा ऑप्शन नंबर 2 ही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि अगर ऐसा कुछ शिक्षिका कर रही है तो वो एक निश्चित प्रकार की सोच, किसी एक पार्ट को या किसी एक चीज़ को समझाने के लिए वो बच्चे से वो चीज़ सोचने के लिए कह रही है और तार्किकता विकसित करने के लिए बोल रही है कि आप दिमाग लगाओ और समझो क्या है ये चीज़। ठीक है, इसलिए आपका 49 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। ठीक है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने के लिए भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। देखिए क्या है, उसे आंसर बताना तो आता है, ठीक है, क्या है, जैसे अगर उसने 4 तियाँ पूछा, उसने 4 गुणा 3 कितना होता है, तो उसे 12 बोलना तो आता है, पर लिखने में वो क्या करती है, सक्षम नहीं है, लिखने में उसको हिचक होती है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत है तो वो लिख नहीं पाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, अगर उसे समझ नहीं होती तो वो आंसर मौखिक भी नहीं दे पाती। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। भाषा प्रवीणता तो उसकी निम्न स्तरीय है इसलिए नहीं लिख पा रही, लेकिन नहीं, जो गणितीय प्रवीणता है वो ज़्यादा है, तभी तो उसने आंसर बताया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये बात तो सही बोल रहा है। देखिए भाषा प्रवीणता उसकी निम्न, लेकिन गणित की क्या है, उच्च प्रवीणता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा ये। लेकिन चौथा देखते हैं पर क्या होगा, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके पास गणितीय कौशल तो अच्छा है, इसलिए क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर होगा। 50 में शैलजा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता को अपने पास रखती है, इसलिए वो मौखिक रूप से तो उत्तर बता देती है पर लिखने में वो सक्षम नहीं है, इसलिए आपका 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास को समावेशित करने का उद्देश्य है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण जो खंड रखे हुए हैं, अभ्यास समय जो उसमें होता है, कुछ समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, क्यों रखा गया उसे। तो देखिए पहला क्या है, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, ऐसा थोड़ा नहीं, बच्चा करेगा तब तो। ठीक है, तो तीसरा क्या है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये आपका सही लग रहा है। चौथा क्या है, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका 51 का ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, क्योंकि गणित पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का मुख्य उद्देश्य है विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना, कि बच्चा उसमें अंदर जाके उस चीज़ को और अच्छी से बारीकी से उसे सीख सके। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है, देखिए कक्षा 5A के 13 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा 5A के 13 विद्यार्थी हैं और कक्षा 5B के 15 विद्यार्थियों ने एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और उसके द्वारा अंक इस प्रकार हैं, लेखन देखा अंक ये दिए हुए हैं उनके, कक्षा A और कक्षा 5A और 5B। अब दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है, कक्षा 5A का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5A का औसत प्राप्तांक, देखिए अब उसने औसत कहा है तो पहले अब हमें औसत तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए औसत निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहला सबका योग
और उसके बटे में जितनी संख्याएं हैं, जैसे 13 विद्यार्थी तो ये 13 संख्याएं हैं और ये 15 संख्याएं हैं। तो पहले हम इसका योग निकालते हैं क्या होगा। देखिए आप योग निकालिए तो सबसे पहले क्या होगा, इकाई के सारे अंकों को जोड़ लीजिए। इकाई के सारे अंक कैसे जोड़ेंगे, देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 के बाद 17 18 19, 19 का है और 19 और 7, 19 और 7 आपका 26 हो गया, और 26 और 9, 26 और 9 35 हो गया, 35 और 7 42 हो गया, 42 के बाद 43 44 45, यहाँ 46 47 48, 48 और 0 ये तो 48 रहेगा, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 का आपका कितना आ गया, 6 हासिल लगा कितना 5। अब दहाई वाला देखिए 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो देखिए आपको आंसर कितना आ गया, 146 आ गया इसका योग। ठीक है, तो इसका योग कितना आ गया, 146 आ गया इसका योग। ठीक है, अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 146 इसका योग था और औसत कितना होगा, और देखिए 13 विद्यार्थी हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका 13 से भाग भी तो करना पड़ेगा, तब आपका औसत निकलेगा। ठीक है, तो 13 से आप भाग देके देखिए इसका क्या आता है औसत। 13 से आपने भाग दिया 146, 13 एकम 13, 1 6 13 एकम 13, 3 बचा दशमलव लगा 0, 13 दूनी 26। ठीक है, तो क्या है आपका औसत, देखिए इसका औसत आ रहा है आपका 11.2 आ रहा है, इसका औसत 11.2 आ रहा है कक्षा 5A का औसत। ठीक है, अब 5B का औसत निकालते हैं। 5B का औसत क्या है, देखिए इसका भी ऐसे जोड़ करिए, पहले इकाई वाले 3 और 9, 9 3 कितना होगा 12, और ये 0 12 और 7 19 हो गया, 19 और 4 23, 23 और 6 29, 29 और फिर 0 29 ही रहेगा, 29 और 9 38 हो गया, 38 और 6 करेंगे तो 44 हो गया। ठीक है, 38 और 6 44, 44 और 9, 44 और 9 आपके पास हो जाएगा 53, 54 55 56, 56 और 56 और 6 61, 61 और 5 66, 66 के बाद इससे पहले कर लो 67 हो गया, 67 और 8 कितना होगा, देखिए 67 67 और 8, 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1, अच्छा 1 7 75 होगा, 8 7 15 हासिल लगा 6। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी, फिर से एक बार देखिए गलत हो गया। तो ये कितना है, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 और 7, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 था, 23 और 6 29, 29 और 9 38, 38 हो गया, 38 और 6 44, 29 और 9 38, 38 और 6 हो गया 44, 44 और 9 थे 44 और 6 50, 50 और 3 53, 54 55 56, 56 और 5 56 और 6 61, 61 और 5 66, 66 के बाद ये हो गया 67, 67 और 8 नहीं सही है, 67 और 8 कितना हो जाएगा, हाँ 67 और 8 आसान चलता है, 15 हासिल लगा 6 7 75 की देखिए अब क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हुआ, आंसर लगा कितना 1, 1 के बाद 2 एक आंसर, और ये 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो क्या टोटल नंबर इससे कितने आ गए, 85 आ गए। ठीक है, पर एक बार चेक कर लीजिए, 85 काफ़ी कम है। ठीक है, एक बार और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 85 है, और इसमें कितने थे टोटल, देखिए कक्षा 5 में विद्यार्थी कितने थे 15 थे। ठीक है, तो अब 15 का भाग कराना पड़ेगा आपको इसमें 85 में, तो 15 का भाग कराइए 85 में, 15 पन्ना 75 होता है, और 10 दशमलव लगा 0 15 7 तो इसका कितना आएगा औसत 5.7 आएगा। तो देखिए क्या दिया, कक्षा 5A का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5 का औसत प्राप्तांक अधिक है, हाँ अधिक है, तो ठीक है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए तो देखिए और क्या है, अगला दिया है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हैं। प्राप्त कुल अंक बराबर हैं क्या, देखिए इसने 146 लिए, इसने सिर्फ 85 लिए, तो क्या बराबर होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एक सा है। औसत एक सा नहीं, अलग अलग है, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या दिया है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। इससे आप दोनों को विभाग को बराबर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, भले देखिए 18 और 18 दोनों में है, पर चौथा आपका गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ पहला ही सही होगा, क्यों, कक्षा 5A का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5A का औसत प्राप्तांक अधिक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऐसा। ठीक है, इसलिए आपके 52 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आपको औसत निकालना है, बस औसत निकाल के देखना है। और औसत क्या होता है, जितने दिए हैं सबका पहले टोटल कर लीजिए, जो आ जाए, और जितने नीचे मतलब जितने अंक हों, जैसे इसमें वो 13 अंक थे तो उसे 13 से भाग देंगे, इसमें 15 अंक थे तो इससे 15 से भाग दिया हमने। ठीक है,
अगला देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 सबसे छोटा क्वेश्चन है, आपको बहुत बार बताया है। 6/5 में कितने 1/10 हैं? आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे जितने में पूछ रहा है तो 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो बस 6/5 में 1/10 का भाग देना है। ठीक है, पूछे कितने इतने में कितने इतने हैं, तो ऊपर में पहला बड़ा वाला और कितने 1/10 है छोटा वाला नीचे, और बस भाग करा दीजिए। तो भाग कराने देखिए ऊपर ऊपर वाले गुणा बीच बीच वाले गुणा, तो 6 × 10 कितना होगा 7 और ये 5 होगा। ठीक है, 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन नंबर आपका दूसरा दिया है जिसमें 12 दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा 6/5 में कितने 1/10 होंगे? आपका ऑप्शन नंबर 2 12 1/10 होंगे, सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, 11/111 में 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल कितना है? भागफल और शेषफल, तो पहले 11 से आपको भाग तो कराना पड़ेगा। 11 से भाग कराइए, 11/0/111 यही तो है। देखिए 11/0/111, तो देखिए 11 एक कम 11 कट गया, 0 आया, भाग नहीं जाएगा तो 0 चला जाएगा, 1 आएगा फिर भी भाग नहीं जा रहा तो फिर 0 चला जाएगा, फिर ये अपने 1 उतारा तो क्या आएगा, देखो 11 एक कम 11। ठीक है, फिर आपने क्या लिया, देखो 1 उतारेंगे क्या, नहीं अभी तो कुछ आया नहीं है आपका, तो ये तो सीधे सीधे हो गया। 1 आपने उतारा तो भाग तो जा नहीं रहा है, तो 0 लगा देंगे आप। 0 लगाएंगे क्या, भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो आप 0 लगाएंगे। देखिए भाग नहीं जाता है तो हम 1 अंक बढ़ाने के लिए लेते ज़रूर हैं। ठीक है, पर इसमें क्या है देखिए ध्यान से, 1 अंक 0 हमने लगाया कि भाग नहीं जा रहा है इसलिए। ठीक है, यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा। 11 एक कम 11 खत्म, 0 आ गया फिर 0 लगा दिया, भाग नहीं खाया तो 1 उतारा फिर भी भाग नहीं गया, फिर 0 लगा दिया, 1 उतार लिया, फिर 11 एक कम 11, फिर 1 बचा, भाग नहीं जा रहा इसलिए हमने 0 लगा दिया। लेकिन अब तो अंक ही नहीं है ना हमारे पास, तो क्या होगा इसका भागफल इतना ही होगा ना 10,010, और शेषफल कितना है 1। ठीक है, समझ आ गया होगा, ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक है, 11 से भाग दिया और नहीं जाता तो जैसे 1 आया नहीं जा रहा था तो हमने 0 बढ़ा दिया और शेषफल यही रहा। और उसने क्या कहा, भागफल और शेषफल का योग, तो भागफल देखिए आपका क्या है 1 0 0 और शेषफल कितना है 1, तो देखिए प्लस करेंगे कितना आएगा 1 1 0 0 1। तो देखिए भागफल व शेषफल का योग कितना आया 100 और 11। कोई आंसर है क्या 100 और 11? देखिए ये दिया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब 10,011 10,011। ठीक है, तो आपका क्या होगा 54 ने आप सीधे भाग निकाल लिया और भागफल में जो भागफल आया शेषफल। लेकिन भागफल आप ध्यान से करिएगा, गलतियाँ होती हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले देखिए 11 एक कम 11 खत्म हो गया, 0 लगाया, भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 लगाया, 1 उतारा फिर भी भाग नहीं जा रहा फिर 0 लगाया, फिर गया 11 एक कम 11 फिर भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, और इसका शेषफल और भागफल का सम कितना आएगा 10,011। इसलिए आपका 54 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, गुणनफल 102 × 201 में क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो पहले गुणनफल बोल रहा है ना 102 और 201, तो पहले 102 × 201 आपको निकालना पड़ेगा गुणनफल। 1 से किया तो 102 ऐसे ही आ जाएगा, 0 का तो 0 0 डबल क्रॉस लगाया, 2 दूनी 4 0 2 1 2 2 0 4 1 5 0 और 2 कितना है 20,502 आया है। किसका गुणनफल आया है 102 और 201 का गुणनफल निकाला आपने, कितना आया 20,502। और क्या बोला इसमें से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 आ जाए, तो आप यही टोटल लिखो 20,502 और इसमें से 19,999 घटा दो। 12 है यहाँ पे, देखिए 12 में से 9 गया 3, यहाँ 9 से 9 गया 0, यहाँ 4 बचा, इससे आया आपने यहाँ से लिया, ये कितना हो गया 14 में से 9 चला गया आपका 5, यहाँ पे भी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, कितना आंसर आ रहा है 503। देखिए क्या ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 503। तो आपने क्या पहले गुणनफल करा लीजिए और क्या इसमें क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो जाए, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, 503 ही तो बढ़ रहा है, बस यही घटा दें तो हमारा 19,999 बच जाएगा। इसलिए 55 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगले में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है बोला है उसने। ठीक है, गलत वाला। तो देखिए पहला क्या है 2 किलोग्राम और 30 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1,000 ग्राम होता है ना, तो 2 किलोग्राम बराबर 2,000 ये और 30 ग्राम और जोड़ दो तो कितना हो गया 2,030 हो रहा है ना, तो देखिए पहला सही है। ठीक है, अगला देखिए क्या 3 लीटर और 80 मिलीलीटर, 3 लीटर 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं आपको बताया था हमने, देखो मिली यहाँ था मिली सेंटी, ऐसे मिली सेंटी डेसी और लीटर, तो देखिए 1,000 होते हैं। ठीक है, तो 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 3,000 तो लीटर होगा ये, और 80 मिलीलीटर और होगा, तो ये क्या 380 होंगे। तो आपका दूसरा देखिए गलत निकला है कि नहीं निकला है, तो तीसरा गलत हो गया, पर और देखते हैं, ये दूसरा गलत हो गया सॉरी, तो तीसरा क्या है 10 सेंटीमीटर वाले वर्ग के भुजा का क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर भुजा है तो क्षेत्रफल होगा उस भुजा स्क्वायर, तो 10 × 10 बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल।
अब देखिए थोड़ा समझिए क्या, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर नहीं होगा। फिर अगला क्या है, 100 सेंटीमीटर लंबाई, 100 सेंटीमीटर मान लो उसकी लंबाई थी और चौड़ाई कितनी थी 0.01, 0.01 मीटर है और इसे मीटर सेंटीमीटर बदलना तो 100 का गुणा करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा देखो, इसमें 100 का गुणा करोगे तो दो दो खत्म हो जाए तो एक ही तो बचेगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 100 तो आएगा, और 10 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल भी 100 आएगा, तो ये 100 बराबर 100, तो ये भी सही तो है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया आपका। अब बचा चौथा, 3 घंटे, 3 घंटे है मतलब 3 गुणे 60, तो 6 का 18, 180 मिनट हो गए और 14 और थे, तो देखिए कितना आ गया 194 आ रहा है ना, तो ये भी सही है, मतलब तीसरा चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, तो दूसरा ही तो गलत था, तो आपका क्या होगा 56 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, 2 सही होगा। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml होते हैं और 1000 तो 3 लीटर बराबर 3000, तो 3080 होगा, ये तो सिर्फ 380 लिखा है। ठीक है, इसलिए आपका 56 का दूसरा गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए 57 नंबर क्या बोल रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन में कहा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। थोड़ी कंफ्यूजन क्या है, गलत क्या है, 2, देखिए पहले 2 और 2/3 समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, तो पहले 2 समकोण, तो 2 समकोण मतलब 90 + 90 कर दिया आपने, कितना आ गया 180। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या बोला, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, एक समकोण में 90 डिग्री, तो 2 संग में 180 और 2/3 तो 90 का 2/3 और लेना पड़ेगा आपको, 3 3 9 30 दूनी 60 हो गया, तो 60 का और आप गुणा 0 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 और 2, तो कितना आएगा आपका 240। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 240। ठीक है, तो कहने का मतलब आप पहले ऑप्शन इसकी लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बोल रहा है, तो 2 समकोण प्लस 2/3 समकोण, तो 2 समकोण 180 और 2/3 एक का निकालो तो 60, मतलब 180 + 60 बराबर 240। ठीक है, इसलिए 57 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। तो सबसे पहले देखिए 21 और 49 के बीच, 21 और 49 के बीच पहाड़ा पड़ी है, 7 के कितने कितने आएंगे, 7 3 21 तो ये लेना नहीं है, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35 और 7 छिंग 42 और 7 7 49, तो यही हो जाएगा, इन दोनों के बीच का लेना, तो कितने होंगे, यही 3 तो होंगे। ठीक है, 7 3 21, 21 लेना नहीं, इसलिए 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42 और 7 7 49 भी नहीं लेना, तो ये 3 आ गया 28 35 42। आगे क्या कहा है, गुणजों का योगफल भी कहा है, तो देखिए योगफल निकाल लीजिए 35 42 28, 5 2 7, 7 2 14 15 5 हाथ से लगा 1 4 4 8 और 1 2 10, 105 हो गया। ठीक है, फिर से आप जैसे जोड़ लीजिए 5 2 7, 8 7 15 की 5 हाथ से लगा 1, ये 3 की जगह 4 मान लो, 4 4 8 10, 105 हो गया। तो योगफल आ गया। फिर भाग किसमें करना है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड का मतलब हमने क्या बताया था आपको, मासा, तो 25 का मासा करिए 30 से, 25 से कम 25 5 और 25, तो 55 25, तो देखिए मासा क्या निकल के आएगा 5 आ रहा है आपका मासा। और फिर क्या बोला था, योगफल 105 था, और फिर भाग और इनका सारा गुणनखंड कितना है 5, भाग करो कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो कितना आएगा 21। ठीक है, तो आपका 58 का क्या होगा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 21 आपका आंसर है। ठीक है, आप पहले गुणन इसका दोनों का योगफल निकाला 105, फिर इस मासा निकाला, भाग दे दिया, आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो आपको गुणनफल आप ऐसे मत निकालिएगा, बार बार बोल रहे हैं, इससे निकालेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको 96 के एकदम कक्षा 4 वाली विधि से निकालने हैं। देखिए 1 गुणे पहले 96 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 चौको 8 2 अट्ठे 16, फिर 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, 4 से करेंगे 4 चला जाएगा, 4 दूनी 8 4 चौको 16, 5 से जाएगा नहीं 6 से जाएगा, हाँ जाएगा, 6 कम 6 और 6 रंग 36। ठीक है, इन दोनों का गुणा कराने देखो आ रहा है, 6 से जैसे करते तो हम भाग कराते हैं इसमें, 6 कम 6 बचा 3 6 रंग 36, 7 से जाएगा क्या, 7 से देखो 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 8 से 8 हाँ 8 से चला जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16, फिर 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 12 से तो फिर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा था 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, तो आप इन्हीं के दोनों को अलग अलग पहले निकाल लो। देखो कैसे, 6 ये था 8 6 8 6 14 15 16 17 18 19 20 20 और 21 22 22 और 6 28 की 8 हाथ से लगा 2 9 2 11 11 और 4 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये कितना हो गया देखो 228, तो इसका आया राइट वाले का। अब लेफ्ट वाले का निकालते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 6 16 16 और 8 24। ठीक है, 16 और 8 कितने होंगे 24। अब इन दोनों का भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने टोटल कहा था, तो 228 और 24, 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1 2 2 4 1 5 और 1 2,
तो ऑप्शन देखिए क्या है पहला, 252 है। ठीक है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है, तो आपने पहले सारे गुणनखंड किए, फिर योगफल हमने देखिए यहीं से निकाल लिए, ये यहाँ से निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो 59 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60, एकदम लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का। देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से सुबह 6:14 पर छूटी है। ठीक है, 6:14 AM दिया है, सॉरी AM मतलब सुबह। ठीक है, 6:14 AM चल के अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात, तो जो 6:14 है और वो पूछ रहा है 13 घंटे बाद, तो सीधे आप ऐड करा दो 13 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 6:14 AM पर चली थी और 13 घंटे 48 मिनट चल चुके हैं, तो और जोड़ लीजिए इसमें। 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, 6 3 9 और 1, 19 घंटे 62 मिनट हो गया। मतलब अभी टाइम कितना होगा 19:62, लेकिन 62 तो होता ही नहीं है, तो हम 60 मिनट यहाँ से हटाएंगे और घंटे में जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 2 PM हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। PM अभी तो नहीं लगाएंगे क्योंकि 20 लिखा है हमने, ये समझ आ रहा है आपको। 62 था तो 60 मिनट 1 घंटे बनाएंगे तो ये 20 घंटे हो जाएंगे और 2 मिनट तो बचेगा यहाँ पे, और 6:14 टाइम था, 13 घंटे 48 मिनट चलिए, तो 20:02 और 20 का मतलब क्या होता है 8:02, और ये रात का होता है। ठीक है 20, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 8:02 PM। देखिए चौथा आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल था बाकी क्वेश्चनों से। 6:14 पे चली थी, 13 घंटे 48 मिनट चली है, जोड़ दीजिए जितना आ जाए उसको सही कर लीजिए, और सही करने के बाद 20 2 आया, 20 बचता है मतलब रात का 8 है, इसलिए आपने 8 और AM PM लगाना है, तो रात को क्या बोलते हैं PM। ठीक है, तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। ठीक है, ये आपका सितंबर 2015 का पेपर था। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। ठीक है, तब तक थैंक यू।